वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप यहां स्लाइड पर देख ही रहे होंगे, आज हम जो चर्चा करेंगे वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और उससे जुड़ने वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे आज हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बताता हुआ चलूं कि अगर आप केवीएस, एनवीएस या फिर ईएमआरएस या फिर एचएसएससी या फिर एचटेट या फिर आप एचपीएससी स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो सबसे पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिनको हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, इनका मेजर फंक्शन होता है कि ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव जूस में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, पेनक्रियास एंड लीवर, ये सारे के सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं और ये क्या करते हैं, जूस सीक्रेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी टॉपिक को हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे और आपको मैं बता दूं यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा सलाइवरी ग्लैंड्स, ये क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड का ही एक पार्ट है। नॉर्मली कहाँ आपको देखने को मिला, माउथ के अंदर। ये तीन पेयर्स होते हैं, इनके नाम है पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल। तो जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सैलिवरी जो ग्लैंड है उसको हम बोलते हैं पैरोटिड, और इनकी संख्या कितनी होती है, पेयर होती है, मतलब दो होती है। ये कहाँ मिलेंगे आपको, चिक्स में, सीन इन द चिक्स, मतलब थोड़ा सा पीछे कान के नजदीक क्या है, आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये क्या है, हमारे लोअर जॉ के नजदीक क्या है, आपको देखने को मिलती है और ये भी सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करती है, सीक्रेट करती है। सब लिंगुअल, ये हमारी टंग के जस्ट नीचे है। अगर आप टंग को अगर उठा के देखोगे तो उसके जस्ट नीचे क्या है, आपको देखने को मिलेगी बिलो द टंग, ये भी क्या करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है। तो सलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं ये सब के सब क्या करते हैं, सीक्रेट, सलाइवा सीक्रेट करने का काम करते हैं। और सलाइवा के अंदर लगभग 99.5% तो क्या होता है, वाटर होता है। 99.5% क्या होता है, वाटर। और इसके अलावा म्यूसिन मतलब म्यूकस, एंजाइम जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज जिसको हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, और लाइसोजाइम, और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन आयंस है ना, क्लोराइड आयंस या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस, ये क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आपको हमारे इस सलाइवा के अंदर क्या है, देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, इसके अलावा है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसको कहा जाता है, हमारे स्टमक को कहा जाता है। और स्टमक को हम क्या बोलते हैं, तो हम कहते हैं जी स्टमक हमारा क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ट्यूबुलर ग्लैंड बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये फाउंड ऑन द इनर वॉल। इसके पास आपको म्यूकस नेक सेल्स, इसके अलावा चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, ये तीन तरीके की सेल्स क्या है, आपको यहाँ पर इनमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये तीन सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले म्यूकस नेक सेल की अगर हम बात करें, जिसको हम गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं, जो म्यूकस सीक्रेट करने का काम करते हैं। म्यूकस है, बाइकार्बोनेट है, ये हमारी स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं HCl से, और इसको ऑटो डाइजेशन से बचाते हैं, मतलब खुद ही डिग्रेड ना हो जाए, उससे बचाने का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। चीफ सेल्स की अगर मैं बात करूं तो ये जाइमोजन सेल्स भी होती हैं या फिर इनको पेप्टिक सेल्स कहा जाता है। ये प्रो एंजाइम क्या करती है, सीक्रेट करती है। प्रो एंजाइम याद रखिएगा, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन है ना, और कुछ लाइपेज भी क्या है, ये सीक्रेट करने का काम करते हैं। वहीं ऑक्जेंटिक सेल्स की अगर मैं बात करता हूं, इसको पैराइटल सेल्स कहा जाता है। ये HCl सीक्रेट करते हैं और साथ में कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने वाला जो फैक्टर है हमारी स्टमक के अंदर या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कौन सी सेल सीक्रेट करती है, तो ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करती है, सीक्रेट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में आपको ये बता दूं, ये एसिडिक सीक्रेशन करते हैं। इट मींस यहाँ का जो पीएच है आपको 1.8 से लेकर 2.0 क्या है, देखने को मिलेगा। तो ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड का हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे और भी आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, जैसे कि लीवर। लीवर को कहा गया है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। लगभग इसका जो वेट है 1.2 से लेकर 1.5 kg, मतलब 1.5 किलो के समथिंग होता है। रेडिश ब्राउन कलर क्या है, आपको देखने को मिलेगा। हमारी एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में ये पाया जाता है, और जस्ट बिलो द डायफ्राम, अगर मैं कहूं
जैसे हमारे ये लंग्स हैं, लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, उस डायफ्राम से जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, लीवर देखने को मिलेगा। बाइलोब स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब यहाँ पर दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। और याद रखिएगा जो राइट लोब है वो बड़ी होती है और लेफ्ट लोब छोटी होती है। इस लोब के अंदर क्या है, हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आपको बताया लीवर के जो सबसे छोटी जो यूनिट है उसको हिपैटिक लोब्यूल्स यहाँ पर कहा गया है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कहा जाता है इनको। इन लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारी हिपैटिक सेल्स होती हैं जो कि अरेंज होती है कॉर्ड्स की फॉर्म में अराउंड ए सेंट्रल वेन, और ये बाइल जूस सीक्रेट करने का क्या करती हैं, काम करती है। मोटा मोटा आपको क्या याद रखना है, लीवर के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड है, रेडिश ब्राउन कलर है, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम क्या है आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें दो लोब होती हैं, राइट और लेफ्ट, राइट वाली बड़ी होती है और लेफ्ट वाली छोटी होती है, ठीक है। और इसकी हर यूनिट को हम क्या कहेंगे, हिपैटिक लोब्यूल कहेंगे, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर को हम क्या कहेंगे, हिपैटिक लोब्यूल। बहुत सारी हिपैटिक सेल्स होती हैं एक कॉर्ड की फॉर्म में, और ये सेंट्रल वेन के चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। केवल एक ही काम करते हैं, बाइल जूस सीक्रेट करने का ही काम करते हैं। अब ये जो लीवर लोब्यूल है, जो लीवर लोब्यूल है ये कवर्ड होता है ग्लिसन्स कैप्सूल से। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपसे पूछा गया था भाई लीवर लोब्यूल किसके द्वारा कवर्ड होता है, तो ग्लिसन्स कैप्सूल्स के द्वारा कवर्ड होता है। बाइल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है लीवर से ड्यूडेनम के अंदर, वो देख लीजिएगा। तो ये आपको देखिए, बाइल से कहा जाएगा हिपैटिक डक्ट, फिर जाएगा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से जाएगा सिस्टिक डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट, फिर कॉमन हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट, और लास्ट में क्या है, डिओडिनम। ये सीक्वेंस आपको याद करना है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ये बताइए कि जो बाइल है वो किस तरीके से मूव करेगा। इसके अलावा हिपैटोपेनक्रेटिक डक्ट ये गार्डेड होता है बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये थोड़ा सा डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाऊं तो उस डायग्राम से बिल्कुल आपको ये सारी चीजें क्या है, क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये जो ग्रीन कलर का आपको जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये जो दो डक्ट नजर आ रही है इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, जो कि लीवर से आ रही है, जो बाइल लेकर आने का काम करती है। और यहाँ नीचे आके ज्वाइंट हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम कॉमन हिपैटिक डक्ट के नाम से हम जानते हैं। अब ये ज्वाइंट हो गए तो इसका मतलब यहाँ से ये जो बाइल है ना वो जाएगा कहाँ, सिस्टिक डक्ट से कहाँ पर, गॉल ब्लैडर के अंदर जाता है। अब ये जो गॉल ब्लैडर के अंदर जाके क्या होता है, स्टोर होता है। जब भी ड्यूडेनम के अंदर आवश्यकता होती है कि हाँ भाई फैट आ चुका है और फैट को डाइजेस्ट करना है, तो गॉल ब्लैडर यहाँ पर क्या करता है, यहाँ से बाइल को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये कहा जाएगा कॉमन डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट। फिर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर जाएगा तो यहाँ होती है बीच में, इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है बाइल को, और इसको कहाँ पहुंचाता है, ड्यूडेनम के अंदर क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। ठीक है भाई, ये आपको याद होना चाहिए। ये जो डक्ट है इसको बोलते हैं हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो मींस लीवर से जो डक्ट आ रही है उसको हिपैटो, और पेनक्रियाज से जो डक्ट आ रही है तो पेनक्रिया, तो हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट नाम दिया जाता है इसको, ठीक है भाई। और यहाँ से फिर जाती कहाँ, ड्यूडेनम के अंदर बाइल वहां पर मूव करता है। याद रखिएगा बाइल के पास कोई भी एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट जैसे कि बिलीरुबिन, बिलीविरिडीन, इसके अलावा बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स, ये क्या है आपको यहाँ देखने को मिल जाए। अब इसके अलावा एसोसिएटेड ग्लैंड्स में एक और आ जाता है हमारा, वो है पेनक्रियाज। अगर मैं पेनक्रियाज की बात करूं तो ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये ड्यूडिनल लूप, जैसे ये ड्यूडिनम है, इस लूप के यहाँ बीच में आपको इस तरीके का ये पेनक्रियाज क्या है देखने को मिलेगा, क्रीम कलर का होता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब हार्मोन भी सीक्रेट करता है, एंजाइम भी सीक्रेट करता है, इसलिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा गया है। और जो एक्सोक्राइन जो पार्ट है पेनक्रिएटिक डक्ट का, वो ओपन होता है ड्यूडेनम के अंदर विद द बाइल डक्ट, हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट की सहायता से। और वहीं जो एक्सोक्राइन जो पार्ट है ये सीक्रेट करता है एल्कलाइन पेनक्रिएटिक जूस, जिसमें इनएक्टिव क्या होते हैं, प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेस, ये सारे के सारे एंजाइम्स क्या है आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको याद रखना है, सारे के सारे लगभग इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब तक उनको एल्कलाइन मीडियम नहीं मिल जाता तब तक वो एक्टिव नहीं होंगे और वहां डाइजेशन में अपना पार्टिसिपेशन रोल प्ले नहीं करेंगे। अगला आता है आपका यहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स की हम बात कर रहे थे, तो अगला पार्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। सिंपलर ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, दो टाइप के ही होते हैं यहाँ पर, क्रिप्स ऑफ लिबरकुम और ब्रूनर्स ग्लैंड्स।
क्रिप्स ऑफ लिबरकुन की अगर मैं बात करता हूं तो ये कंसिस्ट होते हैं म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स और एंजाइम सिक्रेटिंग पेनी सेल्स क्या है आपको देखने को मिलेंगे। वहीं ब्रूनर्स या ड्यूडेनल ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं तो ये कन्फाइंड होती है टू द सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम। सिक्रेट क्या करती है, केवल और केवल म्यूकस सिक्रेट करने का काम करती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछ ले आपसे कि बताइए कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड हैं ड्यूडेनम के अंदर वो क्या सिक्रेट करती है, तो आप कहेंगे म्यूकस सिक्रेट करती है। इसके अलावा याद रखना है इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स हैं ये एल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस के नाम से हम जानते हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम जैसे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं। वहीं बाइकार्बोनेट और जो म्यूकस है ये अल्कलाइन मीडियम क्या है, प्रोवाइड करने का काम करता है ताकि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके फॉर द फर्दर डैमेज। ठीक है, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। इसके बाद मैं यहां पर बात करूं तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की बात करें, मतलब किस प्रकार से डाइजेशन होगा। तो देखिए सबसे पहले डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मेटेरियल सिंपल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। कहने का मतलब आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, जो भी आप खाना खाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। किसकी सहायता से टूटेगा, तो मैं आपको बता दूं वो सारे के सारे एंजाइम्स क्या है वहां पर हेल्प करेंगे। तो याद रखें यहाँ पे दोनों प्रोसेसेस आपको देखने को मिलेंगे, मैकेनिकल प्रोसेसेस भी और केमिकल प्रोसेस, दोनों के दोनों देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले मैकेनिकल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो मैस्टिकेशन, मतलब कोई भी खाना हम खाते हैं तो उसको हम चबाते हैं, जब हम चबाएंगे फिर उसको क्या करेंगे, डिग्लूटेशन करेंगे, मतलब स्वेलोइंग करेंगे, निगलेंगे। फिर क्या होगा, वेव लाइक मूवमेंट क्या होगी फूड की आपके गट के अंदर महसूस होगी, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जैसा महसूस होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जैसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि फूड नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक करके यहाँ पर सारे के सारे डाइजेशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला डाइजेशन हमारा यहाँ पर है बक्कल कैविटी, मतलब माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ में केवल और केवल स्टार्च ही डाइजेस्ट होता है। तो स्टार्च ही डाइजेस्ट होगा तो इसका मतलब जो स्लाइवरी एमाइलेज है जिसको हम टाइलिन के नाम से जानते हैं, वो स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज की फॉर्म में तोड़ देता है। स्टार्च को किस फॉर्म में तोड़ देता है, माल्टोज की फॉर्म में ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा 30% स्टार्च ही मतलब टाइलिन की सहायता से क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। अब टाइलिन क्या है, तो टाइलिन को हम स्लाइवरी एमाइलेज ही कहते हैं। तो यहाँ नीचे देखिए सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये इक्वेशन याद रखनी है, स्टार्च, स्लाइवरी एमाइलेज, पीएच याद रख लीजिएगा 6.8 होता है माउथ के अंदर। जो स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रीज की फॉर्म में क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट कि भाई स्टमक में किस प्रकार से डाइजेशन होगा। फिर अगर मैं स्टमक की बात करता हूं तो स्टमक के अंदर जो फूड है हमारा वो लगभग 4 से 5 घंटे के समथिंग रहता है, मतलब आपने जो भी खाना खाया है वो लगभग 4 या 5 घंटे आपके स्टमक के अंदर ही रहेगा। वहां पे जो गैस्ट्रिक जूस है ना वो मिक्स हो जाते हैं और वो चर्निंग मूवमेंट चलती रहती है अंदर, जो क्या करते हैं उस फूड को एसिडिक पेस्टी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम काइम के नाम से जानते हैं, मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब वहां पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था, पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, मतलब HCl के माध्यम से क्या होगा, वो एक्टिव होगा। अब ये क्या करेगा, प्रोटीन को, पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स की फॉर्म में, जिसको पेप्टोन्स को हम पेप्टाइड्स भी कहते हैं। प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में है, HCl के द्वारा ये रेनिन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इस मींस एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। कैसीन मिल्क प्रोटीन होता है, रेनिन की सहायता से पैरा कैसीन की फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पैरा कैसीन के साथ जब कैल्शियम क्या करता है, रिएक्ट करेगा, तो ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट बन जाएगा, मतलब कर्ड की फॉर्म में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट ये पेप्टोन्स की फॉर्म में टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में पेप्टोन्स की फॉर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है। याद रखिए ये जो मिल्क प्रोटीन जो डाइजेशन हो रहा है ये केवल और केवल छोटे बच्चों के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, बड़ों के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बड़ों में केवल और केवल आपको याद रखना है प्रोटीन, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ब्रेक करता है प्रोटियोज और पेप्टोन्स की फॉर्म में। आपसे कोई पूछे कि मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, तो रेनिन एंजाइम हेल्प करता है। गैस्ट्रिक जो लाइपेज है ये क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड्स, मतलब थोड़े बहुत जो फैट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं, यह याद रखने से। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अब बात करेंगे ड्यूडेनम की, तो अलग अलग पार्ट की हम बात करें ड्यूडेनम, तो काइम क्या होगा यहाँ पर,
सक्कस एंटेरिकस के मैं कहने का मतलब इंटेस्टाइनल जूस की सहायता से पैनक्रेटिक जूस और बाइल जूस के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब एक्शन ऑफ बाइल, बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करेगा, मतलब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में तोड़ने का काम करता है, जिससे सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या कर सके, वहां पर अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। बाइल ये भी ध्यान रखना, ये हमेशा लाइपेज एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है पैनक्रेटिक जूस, जैसे कि अमाइलोपेप्सिन, अमाइलोप्सिन, पैनक्रेटिक अमाइलेज बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिडेक्सटिन्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो कहने का मतलब जो बाकी का जो बचा हुआ था 70%, तो 70% जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। वहीं एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनिन ये सीक्रेट होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये करती है ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर देती है ट्रिप्सिन की फॉर्म में, जिसकी वजह से ट्रिप्सिन जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो ट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या चीज है, ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे ट्रिप्सिनोजन है तो एंटेरोकाइनिन ने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया, ये बन गया जी ट्रिप्सिन। वहीं काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन ने एक्टिवेट किया, काइमोट्रिप्सिन बन गए। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ट्रिप्सिन ने एक्टिवेट किया तो ये बन गया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। वहीं प्रोटीन्स, पेप्टोन्स हो चाहे प्रोटियोजेज हो, सब के सब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की सहायता से क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है और ये डाइपेप्टाइड की फॉर्म में टूट जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं फैट की बात करता हूं तो फैट्स, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट को डाइग्लिसराइड में तोड़ेगा, फिर दोबारा से इसको ब्रेक करेगा तो मोनोग्लाइसराइड्स की फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। वहीं न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, ब्रेक करता है और ये बन जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जैसे कि ड्यूडेनम रीजन की हम बात कर रहे थे, तो इंटेस्टाइनल जो एंजाइम्स थे वो प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन, जैसे कि डाइपेप्टाइड्स को क्या करता है, अमीनो एसिड की फॉर्म में तोड़ दिया डाइपेप्टाइडेज एंजाइम की सहायता से। माल्टोज, माल्टेज एंजाइम ने 2 ग्लूकोज यूनिट में तोड़ दिया। लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज में तोड़ दिया लैक्टेज एंजाइम ने। सुक्रोज को ब्रेक किया सुक्रेज एंजाइम ने ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज की फॉर्म में। न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेज ने न्यूक्लियोसाइड्स की फॉर्म में तोड़ दिया। न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेज शुगर और बेस में तोड़ दिया। वहीं डाइग्लिसराइड हो चाहे मोनोग्लाइसराइड्स हो, लाइपेज एंजाइम ने इनको फिर दोबारा से तोड़ा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो ये सारे के सारे जो इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं ना, वो उनमें पाए जाने वाले जितने भी जो एंजाइम है वो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं फूड पार्टिकल्स, ताकि उनको इजीली क्या किया जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके। फिर आता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, यहाँ कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या फंक्शन है। एक तो वाटर, मिनरल्स और सर्टेन ड्रग्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। वहीं ये म्यूकस सिक्रीट करता है ताकि जो वेस्ट पार्टिकल्स है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, वो इकट्ठा हो सके और इजीली उनको लुब्रिकेशन मिले और वो इजी से क्या हो जाए, वो पैसेज हो जाए, मतलब मूव कर जाए। जो फुली डाइजेस्टेड जो सेमी फ्लूइड है या एल्कलाइन फूड है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलता है, लिक्विड फॉर्म में अगर फूड आपको देखने को मिलेगा, उसको हम काइल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और चीज क्या याद रखनी, डाइजेस्टिव जो एक्टिविटीज है जैसे कि गैस्ट्रिक हो गया या फिर इंटेस्टाइनल सीक्रेशंस हो गए, ये सारे के सारे कंट्रोल होते हैं न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म की सहायता से। अगर आप देखें साइट है, स्मेल है या फिर प्रेजेंस ऑफ फूड है ना, बकल कैविटी के अंदर, वो सारे के सारे स्लाइवरी सीक्रेशंस के द्वारा क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाते हैं। और वही गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा क्या करते हैं, डाइजेस्टिव हार्मोन्स क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस की सिक्रेशन को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करते हैं। बारी आती है हमारे यहाँ पर कि भाई एब्जॉर्प्शन, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, किस प्रकार से फूड एब्जॉर्ब होता है। देखिए कभी भी अगर मान लीजिए हमें फूड को एब्जॉर्ब कराना हो ना, ट्रांसफर ऑफ द एंड प्रोडक्ट, जैसे कि सिंपलर फॉर्म में आ चुके, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है ना, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है। अब ये सोचिए कि इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड और लिम्फ के अंदर क्या है, वो सिंपलर फूड क्या करता है, मूव करता है। तो 2 टाइप की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है वहां पर, एब्जॉर्प्शन मतलब पैसिव और एक्टिव क्या है, एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में चले जाएंगे बिना एटीपी खर्च किए। बिना एटीपी खर्च किए क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है
वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन के अंदर मूव कर जाए। और यहाँ पर ऑस्मोसिस क्या होता है, प्रोसेस लगेगा जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में डिफ्यूजन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सिंपल डिफ्यूजन में क्या है, मॉलिक्यूल्स अपने आप ही डिफ्यूज होकर अंदर चले जाएंगे। स्मॉल अमाउंट में मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड है, विटामिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे क्लोराइड है, ये अपने आप चले जाते हैं। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कि यहाँ डिफ्यूजन तो होता है लेकिन कैरियर प्रोटीन की सहायता से होता है। मतलब वहां पे कैरियर प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल्स, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, इनको वहां पर ले जाने के लिए क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की सहायता से मूव कराते हैं। याद रखिएगा ये पैसिव एब्जॉर्प्शन है, बिना एटीपी खर्च किए हुए यहाँ पर फूड पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मूव कर रहे हैं। वहीं एक्टिव एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन टू द हायर कंसेंट्रेशन रीजन अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की अगर बात करते हैं तो वहां एक्टिव एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा और एटीपी क्या होगी वहां पर खर्च होगी। जैसे कि कुछ अमीनो एसिड है, मोनोसैकेराइड है जैसे कि ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और सोडियम आयन है, इनको मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी एटीपी खर्च करनी पड़े, तो इसका मतलब वहां पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों तरीके के एब्जॉर्प्शन आपको पता चल गए। इसके अलावा फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मतलब सिंपलर जो फैट होता है उसको हम किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। देखो मोनोग्लाइसराइड चाहे डाइग्लाइसराइड या फैटी एसिड, ये डायरेक्टली क्या नहीं होते हैं, मतलब एब्जॉर्ब नहीं होते हैं क्योंकि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं किसकी, बाइल सॉल्ट की, फॉस्फोलिपिड्स की, तो भैया ये सबसे पहले छोटे छोटे स्फेरिकल वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं जिनको हम मिससेल्स की फॉर्म में जानते हैं। फिर ये दोबारा से रिफॉर्म होते हैं छोटे छोटे प्रोटीन, मतलब फैट ग्लोब्यूल्स के चारों तरफ एक प्रोटीन की कोटिंग आ जाती है जिसको हम काइलोमाइक्रोन के नाम से जानते हैं। अब ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कहां, लैक्टियल्स के अंदर इन द विलाई, और ये जो लिम्फ है काइलोमाइक्रोन्स ये फिर ब्लड के अंदर क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर डबल एब्जॉर्प्शन क्या है आपको फैट का देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के जहां पर एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि माउथ है तो माउथ में ज्यादातर सर्टेन ड्रग्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। स्टमक की बात करूं तो वाटर है, सिंपलर शुगर्स है, कुछ ड्रग और एल्कोहल की हम बात करें तो ये उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो मेनली जिजेनम, इलियम, सारे के सारे न्यूट्रिएंट जैसे कि मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, इन सबको एब्जॉर्ब कराने का एक काम करते हैं। और चीफ एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होते हैं। ग्रेटर लेंथ एंड कॉइल्ड नेचर क्या है यहाँ देखने को मिलता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और कुछ मिनरल्स या फिर ड्रग्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताता हुआ चलूं कि जितने भी जो एब्जॉर्ब मटेरियल है ना वो हमारे टिश्यूज में पहुंच जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, तो अनडाइजेस्टेड जो सब्सटेंस है जैसे कि प्लांट फाइबर है, डेड बैक्टीरिया है, ये हमारे फेसिस के अंदर चले जाते हैं। ये सिक्कम के अंदर जाएंगे मतलब थ्रू द इलियोसिकल वॉल, और वहां ये क्या करते हैं, बैक फ्लो होने से बचाने का काम करते हैं फेसिस को, ताकि वो आगे की तरफ ही मूव करें। अब ये फेसिस टेम्परली स्टोर हो जाते हैं रेक्टम के अंदर और फिर एलिमिनेट हो जाते हैं थ्रू द एनस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजिशन कहते हैं, मतलब डेफिकेशन के नाम से हम इसको क्या है जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा थोड़े बहुत हम डिसऑर्डर्स और देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स क्या करेंगे इसके, देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर यहाँ इस चैप्टर से क्या है बन सकते हैं। डिसऑर्डर्स देखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के, सबसे पहला है जॉन्डिस। यहाँ स्किन और आई येलो कलर की हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बाइल पिगमेंट की डिपोजिशन आपको देखने को मिलती है, और इसका मतलब है कि आपका जो लीवर है वो डैमेज हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या है, जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वॉमिटिंग, इसका मतलब है कि स्टमक के अंदर जो कंटेंट था वो माउथ के थ्रू क्या हो गया, बाहर आ गया, और इसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये हमारे ब्रेन का पार्ट है ना, तो ये क्या करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है, तो हम उसको कहेंगे वॉमिटिंग। मतलब कि माउथ का सॉरी जो स्टमक के अंदर जो कंटेंट है ना वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉमिटिंग कहते हैं। डायरिया, डायरिया मतलब फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन आपको वाटरी फेसेस देखने को मिलती है, लगातार बार बार टॉयलेट जाना होता है, और इसमें क्या होता है, फूड की जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही कम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कब्जी कहते हैं भाई, इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन होती है ड्राई स्टूल, इसका मतलब क्या है, जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है,
और बार बार क्या है आप टॉयलेट जाते हैं। इनडाइजेशन, ये कंडीशन तब होती है जब आप बहुत ही ज्यादा खाना खा लेते हैं या फिर आपके स्टमक के अंदर इम्प्रॉपर डाइजेशन क्या है देखने को मिले। इससे क्या होगा, एंजाइटी, तनाव, इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशंस, फूड पॉइजनिंग और स्पाइसी फूड खाने से क्या है इनडाइजेशन की कंडीशंस बढ़ जाती है। लास्ट में डिसऑर्डर्स में आ जाता है हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीईएम, मतलब डाइटरी डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन्स की और फूड कैलोरीज की। पीईएम जैसे कि मेरास्मस है, क्वाशियोर्कर, ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर क्या है देखने को मिलता है। प्रोटीन की कमी के कारण ये बीमारियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरास्मस, क्योंकि दोनों को कर लेते हैं एक बार डिस्कस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना था मेरास्मस और क्वाशियोर्कर में से, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। देखिए क्या क्या याद रखना है आपको इसके अंदर, एक मिनट रुकिएगा भाई, मेरी ये जो चेयर है थोड़ी सी आगे पीछे करनी पड़ती है। अच्छा, मेरास्मस में क्या है, देखिए प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी के कारण क्या होता है मेरास्मस होता है। इसमें ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर मिलेगा आपको, जो कि 1 साल से भी कम उम्र क्या है बच्चे की होती है, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है। रीजन क्या है, क्या कारण है कि माल न्यूट्रिशन हो रहा है, यहाँ पर मेरास्मस हो रहा है। तो आप कहेंगे एक तो अगर मदर्स मिल्क, रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय फूड विद अ पुअर प्रोटीन एंड कैलोरिक वैल्यू, मतलब माँ का दूध अगर बच्चे को नहीं पिलाया तो उस कंडीशन में मेरास्मस हो सकता है। और याद रखिएगा कि ये ज्यादातर सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान आपको देखने को मिलता है, व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज टू यंग, मतलब जो पहले से जो बच्चा है वो काफी यंग है और तुरंत दूसरा भी बच्चा हुआ है, तो सेकंड वाले बच्चे के अंदर ये कंडीशंस क्या है आपको देखने को मिल जाएगी मेरास्मस वाली। सिम्टम्स क्या क्या है देखिए, एक तो इम्पेयर्ड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज प्रोटीन्स, एक्सट्रीमली इमेसिएशन ऑफ द बॉडी, मतलब बहुत ही पतला शरीर हो जाएगा, पतले पतली टांगे, ड्राई थिन और रिंकल स्किन आपको देखने को मिलेगी, ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाती है, बॉडी वेट बहुत तेजी से कम हो जाता है, और यहाँ पर जो ब्रेन की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, वो उसके ऊपर भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, और मेंटल फैकल्टीज क्या है यहाँ देखने को मिल जाती है। मतलब पूरा का पूरा देखा जाए तो प्रोटीन की कमी के कारण बहुत सारी बीमारियां आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। क्वाशियोर्कर, ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन और कैलोरीज की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो आप मेरास्मस कीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण कोई बीमारी हो रही है, तो आप उसका जो जवाब है वो क्या देंगे, क्वाशियोर्कर देंगे। रीजन क्या है, सेम वही है, हमने मदर मिल्क की जगह हाई कैलोरिक लो प्रोटीन डाइट बच्चे को दी, और ये भी 1 साल से ज्यादा के बच्चे में क्या है देखने को मिलता है। सिम्टम्स जैसे कि मेरास्मस में है वही आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ जो मसल्स है बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो देखने को नहीं मिलेंगी, लिम्स बहुत पतले हो जाते हैं, मतलब हाथ पैर बहुत पतले पतले, ग्रोथ और जो ब्रेन डेवलपमेंट वो अच्छे से नहीं हो पाता है, और फैट अंडर द स्किन, कुछ फैट आपको क्या है देखने को मिलेगा यहाँ पर, लेकिन ऑयडिमा मतलब पेट वाला जो हिस्सा है ना, ये फूला हुआ क्या है आपको दिखाई देगा, ये वाला जो हिस्सा है ना पेट वाला, ये फूला हुआ दिखाई देगा, तो इसका मतलब ये वाली जो बीमारी है वो क्या है, क्वाशियोर्कर की है, 1 साल से ज्यादा के बच्चों के अंदर ये देखने को मिलता है। तो चलिए अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स, और काफी लंबा सेशन हो गया वैसे तो, लेकिन कोई नहीं, आज हम ये क्वेश्चंस तो करेंगे ही, क्योंकि इसके बाद हम नया चैप्टर क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं रेगुलरिटी रखे हुए, तो अब रेगुलरिटी रखेंगे। और आपको ये बता दूं कि इसमें जितने भी जो चैप्टर्स हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, वो तो सारे कराएंगे ही कराएंगे, और साथ में हम अगले महीने से एस्टेट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उस सीरीज के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चंस को डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको क्या है समझाया जाएगा। छोटी छोटी वीडियोज होंगी, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट की वीडियो हुआ करेंगी, और उसमें आपको ये सारी कंटेंट क्या होंगे क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन, सबसे ज्यादा कहां होता है भाई, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम या लार्ज इंटेस्टाइन, सभी को मालूम है इसका आंसर, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए भाई सीबीएसई एआईपीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में आया था, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन, छोटे बच्चों के अंदर कौन से मतलब गैस्ट्रिक जूसेस क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप कहेंगे पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन एंजाइम क्या है आपको देखने को मिलेगा। 43
epithelial cells of the intestine involved in food absorption have on their surface. epithelial cells है intestine की, जहां पर फूड एब्जॉर्प्शन क्या है आपको देखने को मिलता है, तो वहां क्या देखने को मिलेगा आपको? तो आपको पता है जब फूड एब्जॉर्प्शन की बात आए तो सिंपल सी बात है कि वहां बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द म्यूकस सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। यहाँ पर फ्रक्टोज एब्जॉर्ब हुआ है, सीपीएसई एआईपीएमटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। फ्रक्टोज एब्जॉर्ब होता है ना, इनटू द ब्लड थ्रू द म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड, तो क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या सिंपल डिफ्यूजन या को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो मैंने आपको तो बताया था यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। तो यहाँ जो फ्रक्टोज है ना वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के तहत क्या होगा, मूव करेगा। विच इज इनकरेक्टली मैच, गलत बताना है कौन सा है। रेनिन एंजाइम क्या लीवर में बनता है, तो पहला ही गलत हो गया, तो है ना, पहला ही गलत हो गया। बाकी देख लेते हैं। टाइलिन माउथ सही है, पेप्सिन स्टमक ठीक है, ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन ये भी ठीक है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर किसमें हेल्प करता है? तो आप कहेंगे ये तो जी विटामिन B12, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इलियम, ये कराने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन ह्यूमन रिक्वायर्स P। P क्या है भाई, आपको ये बताना है। ग्लाइकोप्रोटीन्स सीक्रेटेड फ्रॉम क्यू, द करेक्ट चॉइस ऑफ द P एंड Q आर। 47 का जो आंसर है मैं आपको बता देता हूं, देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 ह्यूमन रिक्वायर्स, P क्या हो जाए, इंट्रिंसिक फैक्टर होगा। कैसा फैक्टर होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर। सीक्रेटेड फ्रॉम द क्यू, कहां से सीक्रेट होगा, स्टमक से होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 47 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी सेल्स स्टिमुलेट्स, जी सेल्स किसको स्टिमुलेट करती हैं? गैस्ट्रिक सेल्स हैं, किसको स्टिमुलेट कर रही हैं? द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक मोबिलिटी, या रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द गैस्ट्रिक जूस, या बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा दोनों के दोनों ठीक हैं, रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस और इसके अलावा गैस्ट्रिक मोबिलिटी के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं जी सेल्स। विच एंजाइम इनिशिएट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम है जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स को इनिशिएट करने का काम करता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमीनोपेप्टाइडेज या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेप्सिन। क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 50, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच बताना है। एंडोपेप्टाइडेज पेप्सिन लाइक एंजाइम ठीक है, एक्सोपेप्टाइडेज अमीलोप्सिन ये गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा आपका। पैनक्रेटिक लाइपेज स्टिप्सिन ये ठीक है, न्यूक्लियस राइबोन्यूक्लियस ये भी ठीक है। तो इसका याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन है 50 वाला ना, तो याद रख लेना एक्सोपेप्टाइडेज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंडोपेप्टाइडेज बोलेंगे, अमाइलोप्सिन। द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस है ना, तो कौन सा एंजाइम नहीं होता, मल्टेज, न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियोसाइडेज या फिर लाइपेज एंजाइम, ये चार है, इनमें से आपको बताना है। तो याद रखिएगा न्यूक्लियेज एंजाइम नहीं होता है। कौन सा एंजाइम नहीं होता है, न्यूक्लियेज एंजाइम क्या है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 52, which one of the following is which one of the correct matching of the site of action on the given substrate, the enzyme acting upon it and the end product। तो चलिए देखते हैं, यहाँ ड्यूडेनम ट्राइग्लिसराइड्स जो कि मोनोग्लाइसराइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्च डाइसैकराइड। तो आपको ये 52 का जो आंसर है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, यहाँ पर बी ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी सिक्रेट्स द हार्मोन सिक्रेटिन। आपको बताना है कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेट करने का काम करता है। तो आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या करता है, सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेट करने का काम करता है। कॉलीसिस्टोकाइनिन एक डाइजेस्टिव हार्मोन्स है, कौन सिक्रेट करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये भी ड्यूडेनम क्या करता है, सिक्रेट करने का काम करता है। तो ये दो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाने चाहिए आपको, सिक्रेटिन
और कॉलिसिस्टोकाइनिन, ये दोनों के दोनों क्या है, डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं और ये ड्यूडेनम के द्वारा क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 की अगर मैं बात करता हूं, आपको पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताना है जो मेनली हिपेटोसाइट्स, एडिपोसाइट्स और सेलुलर ग्लूकोज को अपटेक और यूटिलाइज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो उसका नाम बता दीजिए। तो उसका नाम हो जाएगा जी इंसुलिन। नीट 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, मतलब ऐसे पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताएं जो नॉर्मली हिपेटोसाइट्स, एडिपोसाइट्स और साथ में सेलुलर ग्लूकोज की अपटेक को क्या करता है, इनहांस करने का काम करता है, यूटिलाइज करने में इनहांस करता है। तो इंसुलिन हार्मोन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56, when the body is engaged in a long duration low intensity exercise the principal energy source is, तो principal source energy किसको कहा जाएगा, तो हम कहेंगे फैट को यहां पर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, a person suffering from the deficiency of the visual pigment rhodopsin is advised to take more of, अगर मान लीजिए किसी को दिखाई नहीं दे रहा है ना, या मैं कहूं कि जो विजुअल पिगमेंट है रोडोप्सिन है ना, उसकी कमी हो गई है, तो उसको डॉक्टर क्या एडवाइज करेगा, भाई क्या चीज सबसे ज्यादा खानी चाहिए। बार बार बोलते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा कैरेट और राइप पपाया क्या है, उसको क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। मतलब एक तो एक हम कह सकते हैं गाजर और पपाया मतलब पपीता, ये दोनों चीजें क्या है, हमें खानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेंगे हम यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ ए विटामिन, इट्स नेचर एंड इट्स डेफिशिएंसी डिजीज। तो आपको यहाँ पर बताना है, तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, तो आपका विटामिन ए फैट सॉल्युबल है और इसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। देखो बेरी बेरी तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर तो विटामिन बी आ रहा है ना, विटामिन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, द डिजीज दैट अकर्स इन मैच्योर एडल्ट ह्यूमन बीइंग ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्सीफेरोल इज। तो आपको बताना है कि वो बीमारी जो मैच्योर एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिलती है कैल्सीफेरोल की कमी के कारण, तो उस बीमारी को हम क्या नाम देंगे, तो उसको हम कहेंगे ओस्टियोमलेशिया। क्या नाम देंगे हम उसको, ओस्टियोमलेशिया का नाम यहां पर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 60, पर्नीशियस एनीमिया रिजल्ट्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। पर्नीशियस एनीमिया रिजल्ट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन ए या फिर आयरन की कमी के कारण ऐसा होता है। तो याद रखिएगा पर्नीशियस एनीमिया, जैसे मसूर के नीचे क्या ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो ये विटामिन B12 के कारण क्या है, आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख पा रहे होंगे, क्वाशियोर्कर और बेरी ये कैसी डिजीज है, तो हम कहेंगे जी डेफिशिएंसी डिजीज है और प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियम इज। तो देखिए आपको मैं बता देता हूं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरियम ये एक बैक्टीरिया होता है, ये हमारे स्टमक के अंदर क्या हो जाता है, आ जाता है, और स्टमक में जब इसकी मात्रा ज्यादा होती है ना, तो वहां एसिडिक कंसंट्रेशन क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक की जो इनर लेयर होती है ना, उसमें अल्सर्स हो जाते हैं, मतलब छाले हो जाते हैं। तो वो जो छाले होते हैं ना, वो इसी बैक्टीरिया के कारण होते हैं, क्योंकि ये एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम करता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसके अलावा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, आपको करेक्ट मैच बताना है भाई। यहां पर नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या ये क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लाइसिन और ग्लूकोज की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है, आपको देखने को मिलेगी, मतलब एटीपी खर्च होगी भाई, है ना, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगी, यहाँ पर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। फ्रक्टोज एंड सोडियम आयन, यहाँ पर ये गलत हो गया। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये भी गलत हो गया, है ना। कोलेस्ट्रॉल एंड माल्टोज लार्ज इंटेस्टाइन, ये गलत हो गया। तो सिंपल सी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन क्या है, आपको देखने को मिलती है, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो डियोडिनम के अंदर तो आपको देखने को मिलेगी ही नहीं, तो याद रखिएगा वहां डाइजेशन क्या है, आपको देखने को मिलता है। बचा आपके पास पहला और दूसरा। तो इस फ्रक्टोज और सोडियम आयन की हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लेकिन एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है, आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अभी फ्रक्टोज में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, फैसिलिटेटेड, है ना, एब्जॉर्प्शन क्या है, आपको देखने को मिलता है। 64 क्वेश्चन नंबर 64 आपको स्क्रीन के ऊपर है,
तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर ये 2 कॉलम दिए हुए हैं और आप करेक्ट मैचिंग क्या है आपको यहाँ करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले स्फिंक्टर ऑफ एन इंटरनस, स्फिंक्टर ऑफ एन इंटरनस की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेंगे, ये क्या करते हैं, गार्ड करते हैं किसको, द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। कार्डिक स्फिंक्टर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं कार्डिक स्फिंक्टर की, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे कहां पर, तो बिटवीन ईसोफेगस एंड एंटीरियर ऑफ स्टमक। ठीक। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ये आपको मिलेंगे ओपनिंग ऑफ हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम। और इलियोसिकल स्फिंक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो ये मिलेंगे बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बॉवल के बीच में। और वहीं पाइलोरिक स्फिंक्टर की अगर हम बात करें तो ये मिलेंगे आपको कहां, बिटवीन ड्यूडेनम एंड पोस्टीरियर स्टमक। तो इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।